हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। इसके पहले वाले जो वीडियोस थे, इसके पहले यानी लेक्चर 6 में हम लोगों ने देखा कि एक विशेष ऊंचाई है। उस ऊंचाई की कक्षा में अगर किसी उपग्रह को डाल दिया जाए तो 24 घंटे में पृथ्वी के एक चक्कर लगा लेगा। इसका ये मतलब हो गया कि अगर हम पृथ्वी हमारी ये घूम रही है, ये पृथ्वी अपनी जगह पर घूम रही है, और मान लीजिए हम इस पृथ्वी पर किसी स्थान पर हैं, मान लीजिए हम यहाँ हैं, हमारा ये घर है, यही हमारे घर के सामने पेड़ है, सभी चीज़ है। तो जब ये पृथ्वी घूम रही है तो हमारा घर और सामने का पेड़, जितनी भी चीज़ें होंगी हमारी इस पृथ्वी के ऊपर, वो सभी घूमेंगी, इसी तरह से घूमेंगी। और जो जब ये घूमेगी तो जो पीछे की तरफ से सूरज है वो धीरे धीरे, जब ये पृथ्वी उधर को जाएगी तो ये सूरज सवेरे सवेरे दिखाई देगा, तो लगेगा कि अब सवेरा हो रहा है। धीरे धीरे ये घूमता हुआ ठीक इस सूरज के सामने आ जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा तो लगेगा कि दोपहर हो गया है। ठीक सामने ये सूरज हो जाएगा हमारे घर के, तो हमारे सामने ठीक दोपहर हो जाएगा। फिर इसके बाद ये और आगे जाएगा, आगे जाने के बाद ये सूरज पीछे की तरफ होने लगेगा, यानी ये पृथ्वी तो उधर घूमेगी, सूरज अपनी जगह पर है, लेकिन अब पृथ्वी का वो हिस्सा पीछे जाने लगेगा तो सूरज धीरे धीरे छिपने लगेगा कि शाम हो गई, सूरज डूब रहा है। तो सूरज तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन हम अपने घर, अपने पेड़, अपने खेत, सबके साथ इस पृथ्वी पर चक्कर लगाते रहेंगे, घूमते रहेंगे, और 24 घंटे बाद फिर हम यहीं आ जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। अब अगर मान लिया हमने एक उपग्रह को, कृत्रिम उपग्रह को इस पृथ्वी से और लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 36,000 किलोमीटर ऊंचाई, इसी कक्षा में डाल दिया। जब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई की कक्षा में पड़ेगा, और मान लिया हमने अपने घर के सामने इसको इस कक्षा में डाला, तो ये भी 24 घंटे में एक चक्कर लगाएगा। ये भी उसी दिशा में चलेगा, जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में ये भी चलेगा। क्योंकि हम पश्चिम से पूरब को जा रहे हैं, ये भी पश्चिम से पूरब को जाएगा। सूरज अपनी जगह पर है तो सूरज पूरब से पश्चिम की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ेगा, रहता अपनी जगह पर। तो ये जो हमारा उपग्रह है, ये उपग्रह हमको यहाँ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे में इसको भी वापस यहीं आना है, इसलिए जिस तरह ये जितनी देर में एक चक्कर लगाएगा उतनी देर में ये भी चक्कर लगाएगा। जब हमारी पृथ्वी घूमी और हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पहुँचा, जब हम इसके पीछे इसके सामने पहुँचे तो यहाँ पहुँचा, जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पहुँच गया इसके सामने, हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पहुँचा, जब फिर हम वहाँ पहुँच गए जहाँ से चले थे फिर वहाँ पहुँचा। इसका मतलब ये हमको सामने ही दिखता रहेगा, हमको उसी जगह दिखेगा, लगेगा कि ये स्थिर है। तो ये जो उपग्रह, इस प्रकार के उपग्रह जहाँ पर डाले जाते हैं वहीं पर वो दिखाई देते हैं, लगते हैं लटके हुए हैं, उसी जगह रखे हुए हैं, चल नहीं रहे हैं, जबकि उनकी चाल बहुत ही अधिक होती है। इस प्रकार के उपग्रहों को भू-स्थिर उपग्रह या भू-तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। भू-स्थिर या भू-तुल्यकाली, यानी पृथ्वी जितनी देर में, जितने समय में चक्कर लगा लेती है, भू-तुल्यकाली उपग्रह, यानी जियो, भू माने जियो, स्टेशनरी स्थिर, स्टेशनरी पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर है, या
जियो तुल्यकाली सिंक्रोनस सैटेलाइट। ये एक वो कृत्रिम उपग्रह है जो भूतुल्यकाली भूस्थिर और भूतुल्यकाली सिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं। अब भू स्थिर या भूतुल्यकाली सैटेलाइट वो उपग्रह है जिसका परिक्रमण काल 24 घंटे होता है, यानी जो 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है। तो जिसका परिक्रमण काल T = 24 घंटा, और इसीलिए वो पृथ्वी के सापेक्ष किसी भी बिंदु के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है, और इसीलिए उसे भूस्थिर या भूतुल्यकाली कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई होती है कक्षा की पृथ्वी तल से ऊंचाई, लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। 36,000 किलोमीटर, और 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो कक्षा है उसका जो कक्षीय वेग है, किस कक्षीय वेग से वो चक्कर लगाता है, कक्षीय वेग वो बराबर है लगभग 3.1 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रति सेकंड। इसी चाल से वो इस ऊंचाई पर चक्कर लगाता है और हमको बराबर उसी जगह पर दिखाई पड़ता है जिस स्थान पर डाला गया है। जैसे हमारा जो उपग्रह हमारे पड़ा हुआ है एक बॉम्बे हाई पर है, बॉम्बे के पास समुद्र के ऊपर वहीं पर स्थिर है। और इस तरह से बहुत सारे उपग्रह ऐसे हैं जो भू स्थिर उपग्रह हैं। सभी देशों ने अपने अपने भू स्थिर उपग्रह डाल रखे हैं क्योंकि उनको इसकी ज़रूरत रहती है। जो भू स्थिर उपग्रह है वो पृथ्वी के सापेक्ष एक स्थिर स्थान पर है, यद्यपि चल रहा है लेकिन वो लटका हुआ या स्थिर दिखाई देता है, तो वो बहुत सारा काम करता है। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है जो मौसम का अध्ययन करते हैं। इसी से हमको जानकारी होती है उपग्रहों के आधार पर कम पानी बरसेगा, कहाँ बादल है, कहाँ कितनी ह्यूमिडिटी है। वायुमंडल का अध्ययन करते हैं, वायुमंडल में कहाँ कितनी गैसें हैं, किस तरह का दबाव है, तो ये वायुमंडल का अध्ययन। इसी तरह से जो रेडियो टेलीविज़न के कार्यक्रम का प्रसारण, टीवी एवं या इसको कह सकते हैं संचार के उपयोग में, युद्ध के समय दुश्मनों की गतिविधियों का अध्ययन करने में तो बहुत सारे उपयोग इसके हैं तुल्यकाली उपग्रह। अभी जो भूस्थिर या भूतुल्यकाली उपग्रह है इसके बारे में बस आपको थोड़ी सी ये जानकारी जाननी थी कि एक उपग्रह तो और रहता है कि जो भूतुल्यकाली या भूस्थिर नहीं है तो उसकी अपनी चाल होगी, वो तेज चलता रहेगा, निकलता आगे निकल जाएगा। कभी हमको हमारे घर के ऊपर दिखाई पड़ेगा फिर आगे चलता हुआ निकल जाएगा। कभी कभी रात में आप एक चलता हुआ तारा जैसे बहुत सारे देखते रहते हैं। रात में अगर आकाश साफ हो, आप बाहर खुले में लेटे हों या खुले में बैठे हों, आप ऊपर देखें आकाश की तरफ तो बहुत सारे तारे चलते हुए दिखाई देते हैं।
ये जो तारे चलते हुए दिखाई देते हैं, एक्चुअली तारे चलते नहीं हैं, ये चलते हुए जो तारे दिखाई देते हैं ये इसी तरह के उपग्रह हैं जो डाले हुए हैं, लोगों ने अपने काम के लिए डाल रखे हैं। लेकिन वो तुल्यकालिक उपग्रह नहीं, वो होते तो चलते हुए ना दिखते, वो स्थिर दिखाई देते, क्योंकि भू स्थिर या भू तुल्यकालिक उपग्रह स्थिर चलता तो रहता है, इस चाल से चलता है, लेकिन क्योंकि पृथ्वी भी उसी चाल से चल रही है इसलिए वो स्थिर दिखाई देता है। किसी भी कक्षा में जो उपग्रह रहता है उसके पास गतिज ऊर्जा रहती है, क्योंकि वो कक्षीय वेग से गति करता रहता है, और वो गुरुत्वीय क्षेत्र में रहता है, इसलिए उसके पास स्थितिज ऊर्जा भी रहती है। तो उसकी कुल ऊर्जा कितनी होगी? तो किसी उपग्रह मीन्स कृत्रिम उपग्रह, जो हमारा प्राकृतिक उपग्रह है वो तो चंद्रमा है, और जो चंद्रमा है वो प्राकृतिक उपग्रह है, वो कृत्रिम उपग्रह से बहुत सारी विशेषताएं उसकी अलग हैं। यहाँ पर हम जो भी बात कर रहे हैं वो कृत्रिम उपग्रह की बात कर रहे हैं। तो किसी भी कक्षा में कृत्रिम उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा, टोटल एनर्जी ऑफ ये सैटेलाइट। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का केंद्र है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये उसका केंद्र है, पृथ्वी की त्रिज्या आ रही है, और एक कोई कक्षा है जिसकी दूरी यहां से यहां तक यच है, यच। यहां पर ये उपग्रह चल रहा है और इसकी जो चाल है वो वीवो है। इसलिए गतिज ऊर्जा उपग्रह की गतिज ऊर्जा के हाफ उपग्रह का द्रव्यमान, उपग्रह की चाल वीओ का स्क्वायर, हाफ यम, और वीओ कक्षीय वेग का मान हम लोगों ने निकाला हुआ है। कक्षीय वेग वीओ बराबर जी एम ई अपान आर प्लस एच। एच ऊंचाई पर एक कक्षीय वेग का मान है। तो ये आप चाहो एम और वी स्क्वायर ध्यान रखेंगे, ये अंडर रूट में है, और इसलिए जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा जी एम ई अपान आर ई प्लस एच। ये हो गया आपका गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है, क्योंकि आकर्षण बल रहता, आकर्षण के कारण से कार्य होता है उसमें। वस्तु अनंती से किसी भी कक्षा तक आती है, स्वयं आती है, आकर्षण के कारण आती है, इसलिए निगेटिव रहता है। माइनस जी यम इंटू यम द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा इस ऊंचाई पर बराबर आर ई प्लस एच। और इसलिए किसी कक्षा में
उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा। हाफ जी एम इंटू एम अपान आर ई प्लस एच गतिज ऊर्जा है, माइनस जी एम अपान आर ई प्लस एच। इसका मान आया। टोटल ऊर्जा बराबर आ गई, निगेटिव आएगी क्योंकि ये ज़्यादा है, ये कम है, ये आधा है, ये पूरा है उतना ही, तो ये आ जाएगा 1/2 जी एम अपान आर ई प्लस एच। किसी भी कक्षा की किसी उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा उसके बाद टोटल है। अगर पृथ्वी के निकट हो तो ये सब का मान नहीं रहेगा। पृथ्वी के निकट इसका अगर मान निकालना हो तो ई का मान आ जाएगा -1/2 जी एम अपान आर ई, इतना होगा। क्योंकि यहां पर पृथ्वी के निकट एच का मान बराबर 0 हो जाएगा, निग्लेजिबल हो जाएगा। ये तो हो गई उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा। अब चूंकि इसी ऊर्जा से ये यहाँ पर बंधा हुआ है, ये इसकी संपूर्ण ऊर्जा है, ये ऋणात्मक है, अर्थात उपग्रह इस कक्षा से तभी मुक्त होगा जब इतनी ऊर्जा उसको दी जाए। इसीलिए इसे हम उस कक्षा की बंधन ऊर्जा भी कहते हैं। चूंकि ई ऋणात्मक है, अतः उपग्रह इसी ऊर्जा से उस कक्षा में बंधा है। वो तभी मुक्त हो सकता है जब इतने के बराबर धनात्मक ऊर्जा दे दी जाए, तब वो अनंती पर चला जाएगा। उपग्रह को मुक्त करने के लिए उसे +1/2 जी एम ई इंटू एम अपान आर ई प्लस एच उसे +1/2 जी एम ई एम अपान आर ई प्लस एच ऊर्जा देना चाहिए। अब अगर इतनी ऊर्जा दे देंगे तो ये ऊर्जा निगेटिव है, ये ऊर्जा पॉजिटिव है, जुड़ करके 0 हो जाएगी, वस्तु अनंती पर चली जाएगी।
क्योंकि अनंती पर वस्तु की संपूर्ण ऊर्जा शून्य होती है, इसलिए इतनी ऊर्जा देने के बाद वो मुक्त होगा। तो उसको कक्षा में बंधा है, उपग्रह को मुक्त करने के लिए उसे इतना ऊर्जा देना चाहिए, तो वो अनंती पर चला जाएगा, यानी मुक्त हो जाएगा। इस ऊर्जा को इसे उस उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि जब बंधा है, उस उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं। राइट, उस उपग्रह की बंधन ऊर्जा है। जितनी ऊर्जा से कोई भी उपग्रह किसी भी कक्षा में बंधा है, तो बंधा है तो ऋणात्मक ऊर्जा है, क्योंकि वो निकल नहीं सकता, उतने से वो बंधा हुआ है। उतनी पॉजिटिव ऊर्जा दे दें तो टोटल ऊर्जा जीरो हो जाएगी, वस्तु अनंती पर चली जाएगी, अर्थात मुक्त हो जाएगी। इसलिए जितनी उसकी बंधन ऊर्जा है, उसके धनात्मक मान को ही उसका हम, जितनी ऊर्जा से वो बंधा है, जितनी उसकी टोटल ऊर्जा है, ऋणात्मक होगी टोटल ऊर्जा, उतने के धनात्मक मान के बराबर ऊर्जा को हम उसकी बंधन ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि वही उसको मुक्त करा पाता है, उसी से वो मुक्त हो पाएगा। ये तो हो गया किसी भी उपग्रह की बंधन ऊर्जा कितनी होगी। अब आइए पलायन ऊर्जा और पलायन वेग पढ़ते हैं। पलायन ऊर्जा और पलायन वेग। पलायन नाम से स्पष्ट है, पलायन का मतलब चले जाना, भाग जाना, दूर चले जाना। पलायन ऊर्जा, कोई भी उपग्रह अगर गुरुत्वीय क्षेत्र में हो तो पृथ्वी उसको खींच लेगी और वो पृथ्वी के धरातल पर आ जाएगा। और जब वो पृथ्वी के धरातल पर आएगा तो कार्य करेगा, क्योंकि वो उपग्रह स्वयं वो कार्य करेगा, आकर्षण के कारण आ रहा है, इसलिए उस पर कार्य नहीं करना पड़ेगा, स्वयं कार्य करेगा। पलायन ऊर्जा तथा पलायन वेग। एस्केप एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी। एंड एस्केप वेलोसिटी। अब पलायन ऊर्जा तथा पलायन वेग। पृथ्वी है, इसका एक केंद्र है, इसका ये द्रव्यमान है, ये अनंती, यहां पर ऊर्जा जीरो है। अगर कोई भी पिंड यहां से यहां तक आता है तो कार्य करेगा, यानी यम द्रव्यमान के पिंड द्वारा होने वाला कार्य W बराबर, चूंकि आकर्षण बल के कारण से पिंड आएगा, इसलिए हो जाएगा G यम E यम अपान RE, जहाँ पर ये इसका है RE। यहाँ तक अगर आए पृथ्वी के धरातल तक, तो पृथ्वी के धरातल तक आने में कार्य कितना होगा, -G यम E यम अपान RE, यानी इतना कार्य होगा जब वो पृथ्वी के धरातल पर आएगा। और होने वाला जो कार्य है, क्योंकि आकर्षण के कारण से होता है, इसलिए ऋणात्मक होगा, और उसे हम स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। तो यहाँ पर जब ये आएगा तो ये पिंड इतना कार्य इस पिंड के द्वारा यहाँ तक आने में होगा। अगर इस पिंड को हम वापस ले जाना चाहते हैं अनंती पर, तो हमको इतनी ऊर्जा देनी चाहिए। अगर इतनी ही ऊर्जा हम पिंड को दे दें तो पिंड वापस अनंती पर चला जाएगा। तो किसी भी पिंड को अनंती तक पहुंचाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम पलायन ऊर्जा कहते हैं। तो किसी पिंड को अनंती तक ले जाने के लिए
न्यूनतम जितनी कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता हो, ज़्यादा तो उतना भी दे सकते हैं, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस ग्रह या उपग्रह, उस ग्रह का पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग कहते हैं उसको। हम जानते हैं कि जब भी अनंती से वस्तु यहां तक आएगी तो इतना कार्य होगा, इसलिए अनंती तक ले जाने के लिए हमको इतनी ही ऊर्जा देनी चाहिए। अगर इतनी ऊर्जा हमने दे दिया तो वस्तु अनंती पर पहुंच जाएगी। कार्य ऊर्जा प्रमेय से जो भी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता हुआ किए गए कार्य के बराबर होता है, तो हमने इसको गतिज ऊर्जा दी। गतिज ऊर्जा के रूप में इतने के बराबर अगर ऊर्जा हम दे दें तो वस्तु अनंती पर पहुंच जाएगी, यानी वो पलायन कर जाएगी या मुक्त हो जाएगी। ये ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होगी या दी जाती है। जिस वेग से पिंड को फेंका जाएगा उसे पलायन वेग कहेंगे। जब गतिज ऊर्जा देंगे तो उसके किसी न किसी वेग से उसको फेंकेंगे। वस्तु को अनंती तक पहुंचाने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग को पलायन वेग कहते हैं। अब अगर पलायन वेग, यदि पलायन वेग VE तो पलायन ऊर्जा बराबर हाफ m VE स्क्वायर। इस पलायन ऊर्जा को इस कार्य के बराबर होना चाहिए, बराबर G m अपान RE। क्योंकि इतना ही कार्य अनंती से पृथ्वी पर जब पिंड आता है, अब द्रव्यमान का तो करता है, तो अगर ये गतिज ऊर्जा इस कार्य के बराबर दे दी जाए तो ये वापस अनंती पर पहुंच जाएगा। और इसीलिए VE बराबर √2G me अपान RE। तो ये तो पलायन वेग का एक सूत्र हमारे पास ये हो गया, 2G me अपान RE। पृथ्वी पर G इक्वल टू GM अपान RE स्क्वायर, यानी GRE स्क्वायर बराबर GME यहाँ रख दिया, और इसलिए पलायन वेग VE बराबर √2G RE। पलायन वेग का ही मान है। अगर इतने वेग से हम अनंती पर फेंक दें तो वस्तु, अगर इससे इतने वेग से हम वस्तु को फेंक दें तो पृथ्वी के धरातल से चली जाएगी, अनंती पर कभी वापस नहीं आएगी। पृथ्वी से अनंती पर जाने के लिए
या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने के लिए इतनी न्यूनतम वेग की आवश्यकता पड़ती है। अब अगर इसका हम मान निकालें, जी का मान रख दें, आर का मान रख दें 6400 किलोमीटर, जी का मान 9.8 रख दें, तो पृथ्वी पर इसका जो मान आता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का आता है। पृथ्वी पर पलायन वेग ये बराबर है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यहां पर जो एक ध्यान देंगे आप, जो भी पलायन वेग निकाला है यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये तो स्थिरांक है, और अगर पृथ्वी पर पलायन वेग निकाल रहे हैं तो ये पृथ्वी का द्रव्यमान ये भी स्थिरांक है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है। यहां पर वो नहीं है द्रव्यमान जिसको हमने फेंका है पृथ्वी से, धरातल से, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। इसका मतलब यह हो गया कि जो पलायन वेग है वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये इस बात पर निर्भर करता है कि पलायन वेग कहां पर निकाला जा रहा है, पृथ्वी पर निकाल रहे हैं या किसी दूसरे ग्रह पर निकाल रहे हैं या चंद्रमा पर निकाल रहे हैं, हम पलायन वेग निकाल कहां रहे हैं, या पलायन वेग उस द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि जहां पर निकालते हैं उसकी त्रिज्या पर और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। इसीलिए अगर पृथ्वी से हम एक कंकड़ को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का वेग दे के फेंक दें तो भी अनंती पर चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। अगर किसी बस को या ट्रेन के डिब्बे को हम इतना ही वेग दे दें तो भी अनंती पर चली जाएगी, वो वापस नहीं आएगी। चाहे वो ट्रेन का डिब्बा हो या बस हो या एक कंकड़ का टुकड़ा हो, दोनों को इतनी ही वेग की आवश्यकता है, इतना ही वेग दे दिया जाए तो अनंती पर चली जाएगी, वापस नहीं आएगी। तो इसलिए पृथ्वी तल पर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड वेग का ये मतलब हुआ कि प्रत्येक वस्तु का वेग इतना ही है। अब यह है कि बस होगी तो उसको इतना वेग देने के लिए ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, ज़्यादा हमको इसमें ईंधन खर्च करना पड़ेगा, और अगर छोटा कंकड़ होगा तो कम खर्च करना पड़ेगा, लेकिन वेग हमको इतना ही चाहिए। इसी तरह अगर चंद्रमा पर देखें तो चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कम है, चंद्रमा पर v का मान लगभग 2.45 के करीब है, 2.5 किलोमीटर पर सेकंड, लगभग इतना है। इसलिए कभी कभी पूछते हैं कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। उसका सिंपल सा उत्तर यही है कि जो वायुमंडल है, हमारी वायु है, हवा है, सामान्य ताप पर उसके कणों का जो वेग रहता है वो 4 से लेकर के 5 किलोमीटर पर सेकंड रहता है। वो अनियमित गति करते रहते हैं, लेकिन इतनी वेग से करते रहते हैं, 4 से 5 किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा पर जो पलायन वेग है 2.5 के करीब है, यानी इससे कम है, इससे कम है। इसका मतलब चंद्रमा पर जो वायु के कण हैं उनका वेग ही पलायन वेग से ज़्यादा है, तो चंद्रमा पर वायु के कण स्थिर नहीं रह पाएंगे, वो पलायन कर जाते हैं, इसलिए वहाँ पर वायुमंडल के होने का प्रश्न नहीं है। पृथ्वी पे 11.2 है, इससे बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए पृथ्वी पर वायुमंडल संभव है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण चंद्रमा पर किसी भी पिंड या किसी भी वस्तु का पलायन वेग का कम होना है, जिसके कारण वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। ये तो हुआ कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, तो पलायन वेग के कारण से नहीं है। अब एक चीज जो सामान्यता चर्चा में आती है, भारहीनता। भारहीनता का क्या तात्पर्य है, और जो कृत्रिम उपग्रह रहते हैं, जो उपग्रह हम डालते हैं,
उसके अंदर भारहीनता का अनुभव होता है। उसके अंदर जो व्यक्ति जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, वो भारहीनता का अनुभव करते हैं और उस भारहीनता में कैसे वो काम करें इसका उन्हें अभ्यास पृथ्वी पर कराया जाता है। तो ये भारहीनता है क्या? भारहीनता, कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता कैसे पैदा हो जाती है या भारहीनता हो जाती है, ये प्रूव करना, ये दिखाना। और फिर ये भारहीनता का मतलब क्या हुआ? वास्तव में जो भार का अनुभव होता है हमें, वो हमारे ऊपर लगने वाले प्रतिक्रिया बल से होता है। अगर हम मान लीजिए पृथ्वी पर खड़े हैं तो पृथ्वी हमारे ऊपर प्रतिक्रिया बल लगाती है, वही हमारे भार का हमको अनुभव कराती है। या मान लीजिए किसी भी मेज पर कोई पिंड रखा है, तो ये जो मेज है ये इसके ऊपर प्रतिक्रिया बल लगाती है, प्रतिक्रिया बल। और ये प्रतिक्रिया बल ही भार का आभास कराता है। प्रतिक्रिया बल के कारण ही भार का अनुभव होता है। अगर प्रतिक्रिया बल 0 हो जाए तो वस्तु भारहीन अनुभव में आएगी। उदाहरण के तौर पर अगर हम लिफ्ट पर हों और लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, लिफ्ट गिरे और लिफ्ट के ऊपर स्प्रिंग बैलेंस हो जिसके ऊपर हम खड़े हों, तो तुरंत वो 0 बताएगी। जब तक लिफ्ट चलेगी भार बताएगी, और जैसे ही लिफ्ट का तार टूट जाएगा, उसकी डोरी टूट जाएगी, वो मुक्त हो उसे गिरने लगेगी, प्रतिक्रिया बल 0 हो जाएगा और इसलिए भारहीन महसूस होगा। तो ये प्रतिक्रिया बल ही भार का अनुभव कराता है। जो कृत्रिम उपग्रह है उसमें भारहीनता का अनुभव क्यों होता है? इसका मतलब उसमें जो प्रतिक्रिया बल है वो 0 हो जाती होगी, तभी ये भारहीन वस्तुएं उसके अंदर दिखती। तो कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता, कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता, वेट लेसनेस इन सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह कहे चाहे उपग्रह कह दीजिए, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। जो प्राकृतिक उपग्रह है वो स्वयं गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। चंद्रमा है वो स्वयं गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, इसलिए उसमें यह प्रश्न नहीं आता कि वहाँ पर कोई वस्तु भारहीन होगी। भार कम होगा लेकिन भारहीन नहीं होगी। लेकिन जो हमारा कृत्रिम उपग्रह है उसमें भारहीनता का अनुभव होता है। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये उसका द्रव्यमान है, इसका केंद्र है, और पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर, मान लीजिए दूरी है r में इसका r भी होगा और इसका h भी होगा। इस कक्षा की केंद्र से दूरी r है और ये इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इस कक्षा में चक्कर लगाता है। ये BO कक्षीय वेग है। जो ये उपग्रह घूम रहा है, इसको उपग्रह को हम ऐसा बनाते हैं। उपग्रह के अंदर भारहीनता निकालनी है तो उपग्रह के अंदर कोई न कोई वस्तु होगी। मान लीजिए उपग्रह के अंदर कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m' है और पूरा उपग्रह और उपग्रह के अंदर की वस्तु का पूरा द्रव्यमान m है। चाल तो दोनों की वो ही होगी क्योंकि एक साथ घूम रहे हैं। तो पृथ्वी से r के केंद्र से r ऊंचाई पर किसी कक्षा में m द्रव्यमान का उपग्रह BO कक्षीय चाल से चक्कर लगा रहा है। उपग्रह पर अभिकेंद्रीय बल उपग्रह पर अभिकेंद्रीय बल क्या लगेगा? mVO²।
पूरा उपग्रह लिया है, इसलिए इसका द्रव्यमान जो उपग्रह का है वो यम है, चाल वीओ है, तो यम वीओ स्क्वायर अपान त्रिज्या है आर, और ये बराबर है जो वो पृथ्वी इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है उसके बराबर है, जी पृथ्वी का द्रव्यमान उपग्रह का द्रव्यमान अपान त्रिज्या का वर्ग। यह है नंबर 1, यह पहला समीकरण है। पहला समीकरण क्या है, आप इसको काट दें, यम से यम कट जाएगा, या वी ओ स्क्वायर अपान आर बराबर जी यम ई अपान आर, इसको हमने पहला ले लिया। अब इसके अंदर जो वस्तु है हमको भारहीनता का इसके ऊपर प्रूव करना है कि इसका भार नहीं है, ये इसके ऊपर, ये पृथ्वी इसके ऊपर भी आकर्षण का बल लगाएगी, इसके अंदर है तो ये इसके ऊपर प्रतिक्रिया बल लगाएगी, ये प्रतिक्रिया बल लगेगा आर, ये आर प्रतिक्रिया बल है जो ऊपर लग रहा है, इसलिए इसके ऊपर अभिकेंद्रीय बल कितना होगा, इसके ऊपर अभिकेंद्रीय बल होगा गुरुत्वाकर्षण बल में से इस आर प्रतिक्रिया बल को घटा दिया, जो बचेगा वही अभिकेंद्रीय बल होगा। तो उपग्रह में वस्तु पर अभिकेंद्रीय बल बराबर होगा जी यम, अभिकेंद्रीय बल तो ये हुआ, यम डैश वीओ स्क्वायर अपान आर, यह बराबर हुआ जी यम ई यम डैश अपान आर स्क्वायर और माइनस आर। जो गुरुत्वाकर्षण बल इसमें लगता है, प्रतिक्रिया बल ऊपर लग रहा है, जब उस पूरे गुरुत्वाकर्षण बल से प्रतिक्रिया बल घटाएंगे, जो बचेगा वही वृत्ताकार मार्ग पर इसको घुमाएगा, वही इसके ऊपर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल है। यम डैश से भाग दे दिया तो यह आ जाएगा वी स्क्वायर अपान आर जी यम ई अपान आर स्क्वायर माइनस आर अपान यम डैश। अब दो में एक से वी स्क्वायर अपान आर का मान रख दिया यहां, और इसीलिए समीकरण 2 में एक से मान रखने पर वी स्क्वायर अपान आर का मान रख दिया, जी यम ई अपान आर स्क्वायर जी यम ई अपान आर स्क्वायर माइनस आर अपान यम डैश। ये कट जाएगा, राइट, कट गया, बचा आपका माइनस आर अपान यम डैश बराबर 0, या ये कह सकते हैं कि आर अपान यम डैश बराबर 0 और इसलिए आर बराबर 0, यानी जो प्रतिक्रिया बल है वो 0 है। अतः उपग्रह के अंदर वस्तु भारहीनता की स्थिति में है, अतः उपग्रह में वस्तु भारहीनता की स्थिति में है। अब भारहीनता की स्थिति में है तो इसका ये मतलब हुआ
कि इसके अंदर जो भी चीज़ होगी उसका भार नहीं होगा। और जब भार नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? थाली में खाना रखा है, वो थाली में खाना इसलिए रखा है कि खाने का भार है, थाली का भी भार है। लेकिन यदि खाने का भार ना हो तो थाली में खाना कैसे रखेंगे? वो भी हवा में, भार ही नहीं, वो भी हवा में उड़ता रहेगा। दाल भी हवा में रहेगी, रोटी भी हवा में रहेगी। यानी आप थाली में खाना नहीं रख सकते, पानी गिलास में नहीं डाल सकते, क्योंकि पानी का भार नहीं है, वहाँ भारहीनता की स्थिति है। पानी गिलास में डालेंगे तो क्यों पानी गिलास में जाएगा? वो फैल जाएगा चारों तरफ। गिलास में हम पानी नहीं डाल सकते। किसी भी वस्तु को हम अगर रखने की कोशिश करें और धक्का लग जाएगा तो वस्तु आगे चली जाएगी। अगर हम भी भारहीन हैं, हम जोर से अगर सांस को बाहर निकालते हैं तो हम पीछे चले जाएंगे। यदि हम सांस को खींचते हैं तो हम आगे चले जाएंगे। अगर हम घूम जाते हैं तो भारहीन है, कई चक्कर अपने आप हम लगाते रहेंगे। तो ये भारहीनता की स्थिति बड़ी दयनीय स्थिति है जिसमें हम कुछ भी कर नहीं सकते। और इसलिए जो कृत्रिम उपग्रह रहता है वो भारहीनता की स्थिति में लोग कैसे काम कर सकें, इसका बहुत दिन तक यहाँ अभ्यास कराया जाता है। उनके खाने पीने का सामान ऐसे खा नहीं सकते, वो ट्यूब में भरा रहता है, मुंह में लगाया और दबा दिया, निगल लिए। इस तरह से उनका अपना भोजन चलता है। इतना ही नहीं, वो बंधे भी रहते हैं। उपग्रह के अंदर है तो बंधे रहते हैं। उपग्रह का दरवाज़ा खोल के जब बाहर निकलते हैं तो चूंकि उपग्रह के बाहर अगर आप आएंगे तो जो वेलोसिटी उपग्रह की वही आपकी है, कक्षा भी वही है। इसलिए उपग्रह के साथ साथ आप चलते रहेंगे, और अगर कहीं दूर हो गए तो फिर उपग्रह के पास आप पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए बंधे भी रहते हैं। अगर उपग्रह में से कोई चीज़ गिर जाए तो वो ज़मीन में नहीं आएगी, क्योंकि वो तो उस कक्षा में है, उसी कक्षे बे के साथ बराबर उस पर चक्कर लगाती रहेगी। तो ये तो हो गया कि अगर कहीं कोई चीज़ भारहीनता की स्थिति में है तो किस किस तरह की समस्याएं भारहीनता की स्थिति में आएगी। भारहीनता की स्थिति में हम उलट गए तो उलट गए, गिर गए तो फिर गिर गए, फिर उसको उठने के लिए इधर को धक्का लगाएं तो उठ पाएंगे। ये भी बहुत सारी समस्याएं आएंगी। बस आज तो इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया होगा।